ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा हमारी चल रही थी इंडियन पॉलिटी सीरीज, जिसमें अभी तक हमने आर्टिकल 13 तक देख लिए थे। अब बात करते हैं इक्वेलिटी की। इक्वेलिटी के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे इक्वेलिटी से रिलेटेड हैं। तो आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 14 और उसके बाद का आर्टिकल 15 को अच्छे से समझेंगे। ये वर्ड जो इक्वेलिटी, आप इससे क्या समझते हैं? इक्वेलिटी का मतलब समानता, सब लोग समान हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सोसाइटी में, तो उसको हम समान बोल सकते हैं। और कास्ट, सेक्स, रेस, इन सब के बेस पे किसी भी इंसान के बीच में जो भेदभाव है वो ना हो, तो उसको हम इक्वेलिटी या समानता बोलते हैं। तो इस इक्वेलिटी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक ऐसी सोसाइटी एनविजन की थी जिसमें सब लोग समान हो। जो भेदभाव थे, जैसे आपको पता है इंडियन सोसाइटी में मेनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी देखने को मिला है। तो जो हमारी सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता श्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो भी आपको पता है कि वो स्केड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। तो उनका मेन मोटिव था कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए हमारे आर्टिकल्स मेंशन है। जैसे आर्टिकल 14 बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। इसमें वर्ड जो पर्सन है उसका मतलब है एनी पर्सन, मतलब सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। दिस इज नॉट ओनली फॉर सिटीजन, this is provided for human beings, citizen as well as non-citizen also have right under article 14। तो इसके अंदर क्या है कि the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law within the territory of India। तो ये जो equality before law है, ये कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमने लिया अमेरिका से। तो आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे आपको एग्जांपल से मैं इक्वलिटी समझाता हूँ। जैसे एक ये बच्चा है और एक ये स्टूडेंट है, ये दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं लगभग क्लास 5th में और ये पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। तो टीचर ने क्या किया कि एक एग्जाम कंडक्ट कराया और बोला कि आप दोनों इस एग्जाम को दो। तो आपके हिसाब से क्या ये सही रहेगा कि एक ही एग्जाम क्लास 5th स्टूडेंट और क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो? क्योंकि दोनों की क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं। क्योंकि जो क्लास 11th का बच्चा है, जितना उसने पढ़ रखा वो क्लास 5th के स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा। तो इसी के लिए जो क्लास 5th का बच्चा है, इसको किसी भी तरह का जो बेनिफिट्स या रिजर्वेशंस आप कह सकते हैं वो थोड़ा प्रोवाइड होना चाहिए, या एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे वो इस एग्जाम को टैकल कर सके। क्योंकि जो उसकी क्वालिफिकेशंस हैं वो क्लास 11th के बच्चे से काफ़ी मतलब अलग हैं, वो अभी उस लेवल पर नहीं आया है। तो सिमिलरली जैसे लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट, जो हायर कास्ट हैं वो हमेशा से ही प्रिविलेज्ड रहे हैं, उनको काफ़ी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, जो हो सकता है उनको पता भी ना हो, बट बाय बर्थ बहुत सी प्रिविलेजेस उनको मिली हुई हैं, जबकि लोअर कास्ट को वो प्रिविलेजेस नहीं मिली हैं। तो जैसे एजुकेशन हायर कास्ट को प्रोवाइडेड है, जबकि लोअर कास्ट को हिस्ट्री में काफ़ी समय तक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। जैसे इकोनॉमिकली भी देखें तो हायर कास्ट वेल्दियर होते थे, जबकि जो लोअर कास्ट हैं वो काफ़ी पुअर रहते थे। न्यूट्रिशन लेवल भी देखें तो हायर कास्ट के जो बच्चे हैं वो वेल नरिश्ड रहते थे, बल्कि जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं तो न्यूट्रिशन की कमी भी उनको रहती थी, जिसकी वजह से उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता था इतना ज़्यादा, और उनको एक एक्सपोजर नहीं था। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का प्रोविज़न लाया, जिससे जो लोअर कास्ट हैं इनको पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर सकें। सो द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कम। तो अब हम इसी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को समझेंगे। जैसे आपको बताया कि भारत का जो समाज है उसमें वेरियस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेस पे। अब जो मेंस हैं दे कैरी इनविजिबल प्रिविलेजेस व्हिच दे डू नॉट नो, और ये प्रिविलेजेस उनके पास होती हैं बिकॉज वो मैन हैं। जैसे वो बाहर निकल सकते हैं, जबकि वुमेन्स को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ता है। जैसे घर में 4 रोटी है तो जो मैन है उसको मिलेंगी 3 रोटी और फीमेल को 1 रोटी दी जाएगी, क्योंकि ये बाहर जाएगा, काम करेगा, और एक बाहर जाने से एक्सपोजर भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। और दूसरा जो एजुकेशन
बी क्वालिफिकेशन मेन की ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। सो देर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर ऑल्सो। तो जो वुमेन्स हैं वो हमेशा से सब्जुकेटेड रही हैं, तो उनको भी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है, रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जैसे हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड भी किया गया है 33% रिजर्वेशन टू वुमेन। तो ऐसे ही जो रिजर्वेशन है उसका कंसेप्ट आया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि जब तक ये जो बैरियर्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते सोसाइटी से, तब तक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इन फेवर्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे आप हिंदू धर्म में कास्ट को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए काफ़ी जो धर्म परिवर्तन भी हुआ इसकी वजह से, बट अब चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। लोग जो कास्ट आइडेंटिटी हैं उनको काफ़ी कम वैल्यू दे रहे हैं, अदर क्वालिफिकेशंस को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इकोनॉमिकल क्वालिफिकेशन, इन सबको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आएगा। बट कभी कभी क्या होता है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर ऑब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं किया जाए तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करता है। मान लो शेड्यूल कास्ट है, उसको ही पूरा रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो जो जनरल के जो वर्ग के लोग हैं वो कहेंगे कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ये जो रिजर्वेशन है वो एक क्राइटेरिया के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइडेड हो उसके अंतर्गत हो तो सही रहता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो सकते हैं, कास्ट हो सकता है, इनकम लेवल हो सकता है कि आप सालाना इतनी इनकम से कम अगर कमा रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर अगर रिजर्वेशन दिया जाए तो दे फेवर द वीक एंड मार्जिनलाइज्ड। बट अगर क्राइटेरिया प्रॉपरली डिसाइड नहीं होंगे तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइस ऑफ लॉ। जैसे क्लास 5th का है और क्लास 11th का है, ये दोनों लॉ के सामने बराबर हैं और इन पे सेम काइंड्स ऑफ रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सो इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट which have adopted from Britain. As per the equality before law concept, the law is supreme and everyone is equal in the eyes of law, which means absence of special privileges enjoyed by particular individuals in the eyes of law। मतलब कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी किसी को भी। तो ये नेगेटिवली वर्डेड कंसेप्ट है कि जैसे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, हर कोई समान है लॉ के सामने। सो दिस इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। तो कह सकते हैं कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ कंसेप्ट है ये ज्यूरिस्डिक्टरी इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहा है बट कंप्लीट इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट ज्यूरिस्डिक्शन में तो सब समान है बट लोगों की सिचुएशंस अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, तो वो कंप्लीटली इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जबकि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। इट इज अ पॉजिटिवली वर्डेड कंसेप्ट। एज पर दिस द लॉ शुड नॉट बी अप्लाइड यूनिवर्सली, मतलब सब पे एक ही लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए, बट शुड टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर विच पीपल आर प्लेस्ड। मतलब लोगों के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस भी देखो जिसमें वो हैं, उनके हिसाब से लॉस उनके लिए एप्लीकेबल हो। जैसे मान लो कि एक्स है पर्सन है और एक वाई पर्सन है, दोनों ने मर्डर किया है, मान लो किसी की हत्या कर दी है, बट जो एक्स है इसने जानबूझकर हत्या की है अपने कुछ बेनिफिट के लिए। जैसे ये मान लो चोरी करने गया और उससे ज्वेलरी वगैरह छीनी, बट अगर उसने नहीं दी तो उसकी हत्या कर दी। जबकि जो वाई है इस पर अटैक हुआ था, किसी ने अटैक किया इस पर, तो इसने अपने सेल्फ डिफेंस में हत्या कर दी किसी की। तो जो सर्कमस्टांसेस हैं एक्स के और वाई के वो दोनों अलग हैं, तो जो सजा है वो एक्स और वाई को भी एक समान नहीं देना चाहिए। मान लो कि उम्र कैद की सजा है मर्डर के लिए, तो ऐसा नहीं है ना कि एक्स को भी वही सजा दी जाए, वाई को भी वही सजा दी जाए, क्योंकि जो एक्स ने जो मर्डर किया है वो इंटेंशनली किया है, जबकि वाई ने मर्डर किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है या अपनी फैमिली को बचाने के लिए हो सकता है उसने ये कदम उठाया हो। सो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट सर्कमस्टांसेस ऑफ डिफरेंट पीपल। तो इसी की बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट। जैसे इस फिगर में आप देखें, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का एग्जांपल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कि सब लोग इक्वल हैं, जबकि जैसे ये जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है इसकी हाइट अच्छी है, तो ये प्रॉपरली जो मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है, उसको देख सकता है। बट जो ये लड़की है जो सेकंड पोजीशन पे है, इसकी थोड़ी हाइट कम है, इसको उतने अच्छे से नहीं दिख रहा।
जबकि ये तीसरा बंदा जो व्हील चेयर पे बैठा है वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। तो एक ही सिचुएशन सब पे एप्लीकेबल नहीं होगी। जबकि दूसरी इमेज है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड की गई हैं। जैसे जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है उसकी हाइट अच्छी है तो उसको कोई मतलब पॉजिटिवली कुछ फेवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। जबकि जो लड़की थी सेकंड नंबर पे, उसकी हाइट कम थी, वो अच्छे से मैच को नहीं देख पा रही थी, तो उसको वुडन ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक तरीके से का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड किया गया है। और जो व्हील चेयर वाले बंदा है उसको जो स्लाइड प्रोवाइड की गई है जिससे वो भी मैच देख सके। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से दिया गया है। सो ये जो एग्जांपल है, इट इज अ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो यही बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसको कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल फंक्शंस। No civil proceedings in case where relief is demanded can be started against president or governor except before serving them 2 month notice. No criminal proceeding whatsoever can be started or continue to president or governor. Diplomatic immunities provide हैं to the diplomats of other countries. ऐसा मान लो जैसे अमेरिका का डिप्लोमेट भारत में आया है, उससे कोई अगर क्राइम हो गया है तो उसको इंडियन लॉ के हिसाब से पनिश नहीं किया जाएगा, उसको वापस अमेरिका भेजा जाएगा और अमेरिकन लॉ के हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा। सो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस आर प्रोवाइडेड टू डिप्लोमेट्स ऑफ द कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और अगला एक्सेप्शन है कि नो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंटेरियन कैन बी अरेस्टेड 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन ऑफ लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट के सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सेशन के पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट नहीं कर सकते। और अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 नो एक्ट ऑफ एमपी और लेजिस्लेचर इन परसुएंस ऑफ देयर ड्यूटीज इन लेजिस्लेचर कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। मतलब जो पार्लियामेंट में एमपी या लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ भी कृत्य किया गया हो या कोई भी सवाल ऐसा उठाया, उसको कोर्ट में नहीं, सवाल के दायरों में खड़े नहीं कर सकते, कोर्ट में उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट की। अब जैसे जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये प्रोवाइड करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को, जबकि इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट प्रोवाइड अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो अब मैंने बताया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होने चाहिए। तो आइए देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैन बी कास्ट, सेक्स, इनकम लेवल, प्रॉपर्टी, एजुकेशन लेवल एक्सेट्रा। और जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उसके बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए या रेशनल नेक्सस होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का और पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का, कि इन क्राइटेरिया के बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं लोगों को। तो उसके बीच में भी एक लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एंड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे लोगों की जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे ज़्यादा टैक्स लो और कम इनकम वाले से कम टैक्स लो। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और रेशनल क्राइटेरिया। और बाकी इरेशनल नेक्सस का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे किसी को आप आइस के कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लैंग्वेज के बेस पर मूवीज पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहे हो, तो दिस कैन बी एग्जांपल ऑफ इरेशनल क्राइटेरिया। अब समझते हैं जो आर्टिकल 14 है इसका मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला था। तो एक केस आया ईपी रोयप्पा केस, उसमें कोर्ट ने बोला कि इक्वेलिटी एंड आर्बिट्रीनेस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। मतलब कि जो स्टेट है अपने एक्शंस में आर्बिट्रीनेस को अवॉइड करे अपने डिसीजन मेकिंग में, मतलब बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी रेशनल नेक्सस के कोई भी डिसीजन या कोई भी लॉ नहीं बनाए। और कोर्ट ने बोला आर्टिकल 14 विद इन इट्स इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक तरीके से प्रिंसिपल्स हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं। जैसे नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, मतलब बिना सुनवाई के, बिना कोर्ट के, बिना केस के किसी भी इंसान को सजा नहीं दे सकते। अगर ऐसा होगा तो वो तो एक तरीके से जो पहले के समय तानाशाही होती थी, राज शासन हुआ करते थे, तो वो तो वैसा ही हो जाएगा। सो नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, दैट इज एक्यूज्ड शुड हैव द राइट टू फेयर हियरिंग। दूसरा प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, नो वन शुड बी अ जज ऑफ हिज ओन केस। दूसरे का मतलब है कि जैसे अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो अपना ही जज नहीं हो सकता, कि मान लो मैंने कुछ क्राइम किया और मैं ही डिसीजन ले दूं कि नहीं ये क्राइम नहीं होता।
जैसे एक मजिस्ट्रेट है, उसने अगर कुछ क्राइम किया तो वो अपने केस में डिसीजन नहीं ले सकता, दूसरा मजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा जो डिसीजन लेगा। सो नो वन शुड बी अ जज ऑफ हिज ओन केस एंड अथॉरिटीज शैल एक्ट बोना फाइड एंड डिसाइड एंड विदाउट एनी बायस। और अथॉरिटीज भी रेशनली डिसीजन लें, किसी के फेवर में ना डिसीजन लें बायसेस की वजह से, जैसे पैसा या किसी अन्य लालच की वजह से डिसीजन ना लें। इस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पर्पस था कि किसी भी तरह की आर्बिट्रीनेस या इरेशनल नेक्सस ना हो या इरेशनल क्राइटेरिया ऑफ पनिशमेंट ना हो, so to exclude any chance of arbitrariness in decision making, and this also aim at humanizing decision making and emphasize that action must be supported by reasons। मतलब कि कोई भी अगर एक्ट किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब ये कुछ ग्राउंड हैं, इनके बेस पर जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। बट इसमें लिखा है कि ओनली ऑफ, इसका मतलब है अगर इनके अलावा कोई ग्राउंड हैं डिस्क्रिमिनेशन के तो उनके बिना पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। इट मीन्स दैट इफ देयर इज एनी ग्राउंड और कंसिडरेशन फॉर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट beside those provided under Article 15, and if these condition only when accompanied by some other conditions can be a ground of discrimination। जैसे फिजिकल और इंटेलेक्चुअल फिटनेस भी एक क्राइटेरिया हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, और भी अदर क्राइटेरिया हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बिना पर किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो या किसी को पॉजिटिवली फेवर कर रहे हो, तो इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और ये जो ग्राउंड है अदर कंसिडरेशंस के साथ अगर मिल जाएंगे तो ही आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं या मतलब अलग सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी को। जैसे फीमेल्स को उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर जो पोजीशंस रही हैं हिस्टोरिकली, उसकी वजह से उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। सिमिलरली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स from discriminating against any citizen to accessing places that are public in nature on the ground of race, caste, sex, place of birth or any of them। मतलब इन ग्राउंड पे आप किसी को पब्लिक प्लेस पर आने से नहीं रोक सकते या स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। जैसे पार्क्स, मॉल, होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप पे पैसा है तो आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं सीपी गया, वहां पर मैं पब में जा रहा था पर वहां पर हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे और उन्होंने मुझे रोक लिया कि स्टैग एंट्री अलाउ नहीं है, तो मैं जा नहीं पाया, तो मुझे डिस्क्रिमिनेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो ऐसा नहीं होता ना। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे जो मतलब पब्स होते हैं या काफी ऐसे प्लेसेस होते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। पब्लिक प्लेसेस हैं उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को आने से। और अगर किसी भी प्लेस को पब्लिक प्लेस कैसे क्लासीफाई हो, तो उसके लिए भी बताया गया कि या तो उसको फुली या पार्शियली स्टेट फंड से मेंटेन किया जा रहा हो या उसको बनाया गया हो टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं तो वो पब्लिक प्लेस होगा और वहां पर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपको अधिकार आपके प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर सरकारें बैन लगाती हैं आपको जाने से, क्योंकि वो ट्राइब्स हैं, वो काफ़ी प्रिमिटिव वे से रहती हैं, वो आपको जानती भी नहीं है, वो आपको हो सकता है किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा दे या आप उनको नुकसान पहुंचा दे। काफ़ी जो बीमारी हैं आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं जो अभी तक वो रेसिस्टेंस नहीं हुए हैं उन बीमारियों के, तो इसलिए आपको ऐसी जगह पर रेस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट। और मिलिट्री कैंप्स वगैरह यहाँ पर भी आपकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। सो दिस इज आर्टिकल 15 क्लॉज 2। इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक प्लेसेस और एक्सेसिंग टू द पब्लिक प्लेसेस। अब आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का, और इसके अंतर्गत बोला गया है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस। बच्चों और महिलाओं के बेनिफिट्स के लिए, वेलफेयर के लिए स्टेट लॉस बना सकती है, प्रोविजंस बना सकती है। एंड दिस आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज अ एग्जांपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहाँ से लिया गया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? अमेरिका से। क्योंकि जो वुमेन और चिल्ड्रन है उनकी
पोजीशन काफ़ी मार्जिनलाइज्ड है सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे प्रोवाइडेड द पावर टू स्टेट टू मेक लॉ फॉर देयर अपलिफ्टमेंट या एडवांसमेंट। और इसी के अंतर्गत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, विच प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। So this is Article 15 Clause 3 and it is an exception to Article 15 Clause 1. अब आते हैं Article 15 Clause 4। ये इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के साथ। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। एंड Article 15 Clause 4 empowers state to make special provisions for the advancement of socially and backward classes of citizens और SC STs scheduled caste और scheduled tribes के लिए स्पेशल जो लॉस बना सकते हैं वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत बना सकती है सरकार। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इट एम्पावर्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसा आपको पता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी लंबे समय से हिस्ट्री में हमारे एजुकेशन से दूर रखा गया है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बोलता है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनको जो एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लॉ सरकार बना सकती है, प्रोविजंस ला सकती है, जिससे उनकी जो एंट्री है वो काफ़ी सुगम हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और उनकी एजुकेशनल लेवल बढ़े। So this is Article 15 Clause 5 which is introduced by 93rd Amendment Act of 2005 related to the admission of backward classes of citizen in educational institutions. So friends, this is for today's class. हमने आज की क्लास में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 देख लिया। अब आर्टिकल 16 की बात करेंगे और जो रिजर्वेशन प्रोविजन है इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 16 है उसी के अंतर्गत जो इंदिरा साहनी केस हुआ, मंडल कमीशन बना फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और माइनॉरिटीज, तो इन सबको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू।